भौतिक शास्त्र के अध्याय 11 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 7 का अध्ययन करना है। प्रश्न है, कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं? इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। सबसे पहले देखते हैं कला संबद्ध स्रोत। यहाँ पर आपको हेडिंग लिख लेना है, कला संबद्ध स्रोत। ऐसे स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं जिनसे उत्पन्न तरंगों की आवृत्तियाँ समान होती हैं। जिनसे उत्पन्न तरंगों की आवृत्तियाँ समान होती हैं और जिनके बीच कालांतर समय के सापेक्ष नियत बना रहता है। ऐसे दो स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों की आवृत्तियाँ समान हों और उनके बीच कालांतर समय के सापेक्ष नियत रहे, तो ऐसे स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहा जाता है। जैसे कि इसके पहले भी हमने बताया था कि प्रकाश तरंगों से मिलकर बना हुआ है, ऐसा इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलता है वो किस रूप में निकलेगा? तरंग के रूप में निकलेगा। तो प्रकाश स्रोत से जो तरंग निकल रही हैं या जो प्रकाश निकल रहा है, उसकी आवृत्तियाँ कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए और उनके बीच कालांतर समय के सापेक्ष नियत हो। कालांतर माने चलने का तरीका है। जैसे मान लेते हैं कि एक कोई तरंग ये इस प्रकार से चल रही है, तो दूसरे प्रकाश स्रोत से चलने वाली जो तरंग है वो भी इसी प्रकार से समान कला में चले। तो इस प्रकार के यदि स्रोत हैं तो उन स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहा जाता है। कला संबद्ध स्रोत के लिए आवश्यक शर्तें बताना है कि कौन कौन सी शर्तें हैं जिससे दोनों को कला संबद्ध स्रोत कहा जा सकता है। तो कला संबद्ध स्रोत होने के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त है दोनों से उत्पन्न तरंगों की आवृत्तियाँ समान हो। परिभाषा में अभी ऊपर पढ़ा है ना हम लोगों ने, तो उसी को यहाँ पहली शर्त में लिखा है कि दोनों से उत्पन्न तरंगों की आवृत्तियाँ क्या हों? समान हों। और दूसरी शर्त है दोनों तरंगों के मध्य कालांतर समय के सापेक्ष शून्य हो। ठीक है, परिभाषा में जो चीज़ें बताई गई हैं उन्हीं दोनों चीज़ों को, उन्हीं दो बातों को यहाँ पर शर्त के रूप में लिखा गया है। अगला जो प्रश्न हम लोगों को पढ़ना है, प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न है, प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है? इसके प्रकार समझाइए। प्रकाश के विवर्तन की घटना पढ़ना है और कितने प्रकार का ये होता है, ये इस प्रश्न के अंतर्गत हम लोगों को जानना है। यहाँ पर हेडिंग लिख लेंगे, प्रकाश का विवर्तन। क्या है प्रकाश का विवर्तन? अवरोधों और द्वारकों के तीक्ष्ण किनारों पर, अवरोध जिससे प्रकाश टकरा रहा है या जो द्वार हैं उन द्वारकों के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश के मुड़ने और ज्यामितीय छाया में इसके प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। कोई भी अवरोध जिससे प्रकाश टकरा रहा है या जिस द्वारक से होके वो गुजर रहा है, तो उसके जो तीक्ष्ण किनारे होते हैं, तीक्ष्ण किनारे मतलब जैसे चाकू है तो चाकू का किनारा कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है ना, शार्प होता है। तो वैसे ही तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश के मुड़ने और ज्यामितीय छाया में प्रवेश करने की जो घटना है उसे प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के विवर्तन को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो भाग है वो है फ्रेनेल विवर्तन और दूसरा जो भाग है वो है फ्राउनहोफर विवर्तन। दो वर्गों में, दो भागों में इसको बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है? फ्रेनेल विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन क्या है? इस प्रकार के विवर्तन में प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों के अवरोध से सीमित दूरी पर होते हैं।
दोनों जो अवरोध है अवरोध से सीमित दूरी पर होते हैं। जैसे मान लें कि ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ पर ये इस प्रकार से एक कोई प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश निकल रहा है। इस प्रकाश स्रोत से ऐसे प्रकाश तरंगों के रूप में निकलेगा, किसी अवरोध से ऐसे टकराया और टकरा के ये इस प्रकार से मुड़ गया, इस दिशा में ऐसे जा रहा था। यहाँ पे जो अवरोध था उस अवरोध के किनारे से टकरा के इस दिशा में चला गया। इस दिशा में जाकर यहाँ पर एक कोई पर्दा रखा है ऐसे, तो उस पर्दे पर उस प्रकाश टकराया। ठीक है ना, अवरोध से टकराया, अवरोध से टकराने के बाद उस जो टकराने के बाद जब वो मुड़ गया तो मुड़कर कहाँ पहुँचा, ये जो पर्दा है इस पर्दे पर जाकर वो आपतित हुआ। तो प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों अवरोध से जब सीमित दूरी पर होते हैं, प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों अवरोध से जब सीमित दूरी पर होते हैं तो फ्रेनेल विवर्तन वहाँ पर प्राप्त होता है। और फ्रेनेल विवर्तन कब प्राप्त होगा, जब आपतित तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र अथवा बेलनाकार तरंगाग्र होता है। फ्रेनेल विवर्तन की घटना में कैसा तरंगाग्र बनता है, गोलीय तरंगाग्र या बेलनाकार तरंगाग्र जब होता है तो ये फ्रेनेल विवर्तन की घटना वहाँ पर घटती है। एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हो, किसी ऋजु कोर द्वारा प्राप्त विवर्तन फ्रेनेल विवर्तन का उदाहरण है। ऋजु कोर मतलब जैसे माइक होता है, तो माइक का जो हिस्सा होता है ना इस प्रकार का, ये इस प्रकार का हिस्सा रहता है माइक का, ऐसा ये ऊपर बना रहा हूँ मैं, ऐसा जो हिस्सा रहता है ये एक ऋजु कोर का ही उदाहरण है। तो किसी ऋजु कोर के द्वारा जो विवर्तन प्राप्त होगा उस विवर्तन को फ्रेनेल विवर्तन कहा जाता है, या वो फ्रेनेल विवर्तन का उदाहरण होगा। ठीक है, तो फ्रेनेल विवर्तन क्या है, फ्रेनेल विवर्तन में प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों ही अवरोध से सीमित दूरी पर होते हैं, निश्चित दूरी पर होते हैं, और इस विवर्तन में आपतित तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र या बेलनाकार तरंगाग्र के रूप में होता है। उदाहरण के रूप में बता सकते हो कि ऋजु कोर के द्वारा जो विवर्तन प्राप्त होगा उसे फ्रेनेल विवर्तन कहा जाएगा। दूसरे प्रकार का जो विवर्तन है उसे फ्राउनहोफर विवर्तन कहा जाता है। फ्राउनहोफर विवर्तन क्या है, इस प्रकार के विवर्तन में प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों ही अवरोध से असीमित दूरी पर होते हैं। अवरोध कहाँ होता है, पर्दे और प्रकाश स्रोत के बीच में। तो वो जो अवरोध है वो प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों से असीमित दूरी पर होता है। असीमित दूरी मतलब निश्चित नहीं है कितनी दूरी पर होगा। तो असीमित दूरी पर जब अवरोध हो तो उस स्थिति में फ्राउनहोफर विवर्तन प्राप्त होता है। और फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश का जो तरंगाग्र होता है वो समतल तरंगाग्र होता है। उसमें जो आपतित तरंगाग्र होगा वो समतल तरंगाग्र होगा, मतलब पर्दे पर जो तरंगाग्र हमें प्राप्त होगा वो कैसा तरंगाग्र प्राप्त होगा, समतल तरंगाग्र प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में बता सकते हो कि एकल स्लिट द्वारा जो विवर्तन प्राप्त होता है वो फ्राउनहोफर विवर्तन होता है। एकल स्लिट का उदाहरण हमने बताया था, जैसे ब्लेड जो होती है, ब्लेड जो रहती है, ब्लेड ये में इस प्रकार की आकृति रहती है, ऐसे चौकोर रहता है और बीच में यहाँ पर ऐसे कटा रहता है, ये ऐसी झिर्री सी बनी रहती है। तो ये वाला जो हिस्सा है इस हिस्से से प्रकाश बाहर निकलेगा। यदि इसको ब्लेड को किसके सामने रख दें, प्रकाश स्रोत के सामने रख दें, बल्ब के सामने रख दें, तो प्रकाश कहाँ से निकलेगा, जितने हिस्से से ये कटा हुआ हिस्सा है केवल इतने हिस्से से निकलेगा। तो ये एक एकल स्लिट है, एकल स्लिट का उदाहरण है ये जो ब्लेड है। तो एकल स्लिट के द्वारा जो विवर्तन प्राप्त होता है वो फ्राउनहोफर विवर्तन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। फ्रेनेल विवर्तन में क्या होता है, प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों ही अवरोध से सीमित दूरी पर होते हैं। फ्राउनहोफर विवर्तन में क्या होता है, प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों ही अवरोध से असीमित दूरी पर होते हैं। उसमें जो तरंगाग्र आपतित होता है वो कैसा होता है, उसमें जो तरंगाग्र होता है वो गोलीय बेलनाकार होता है, और इसमें जो तरंगाग्र आपतित होता है वो समतल होता है।
उसका एग्जाम्पल क्या है, किसी रिजुकोर की आकृति बताई थी ना मैंने, ये इस प्रकार की आकृति होती है, ऐसे ये इस प्रकार की आकृति होती है रिजुकोर की। तो रिजुकोर के द्वारा जो विवर्तन उसमें होता है वो फ्रेनेल विवर्तन होता है, और एकल स्लिट के द्वारा जो विवर्तन प्राप्त होता है वो फ्राउनहोफर विवर्तन होता है। ठीक है, विवर्तन है क्या, किसी किनारे से, किसी दीवार या किसी भी अवरोध है तो उसके किनारे से टकराकर प्रकाश का मुड़ना और ज्यामितीय छाया वाले क्षेत्र में प्रवेश करना ही विवर्तन कहलाता है, और वही विवर्तन पर्दे पर दिखाई देता है। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 क्या है, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर लिखिए। व्यतिकरण की घटना पढ़ चुके हैं। व्यतिकरण की घटना में क्या होता है, जब लगभग समान आयाम और आवृत्ति की दो तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं, उनके बीच में अध्यारोपण होता है और अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। कहीं पर तीव्रता अधिक हो जाती है, कहीं पर तीव्रता कम हो जाती है। इस प्रकार की घटना को व्यतिकरण कहते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। विवर्तन अभी अभी पढ़ा है, तो व्यतिकरण और विवर्तन इन दोनों घटनाओं में क्या अंतर है वो इस प्रश्न के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, पहला जो अंतर है वो है कि दो कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाली तरंगिकाओं के अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। कला संबद्ध स्रोत मतलब ऐसे स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां समान हों और वो समान कला में हों, ऐसे स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं ना। तो दो कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाली तरंगों के बीच में अध्यारोपण होता है और अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप व्यतिकरण की घटना घटती है। ठीक है ना, यही है ना। विवर्तन में क्या होता है, विवर्तन में एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाली तरंगों के अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। व्यतिकरण में दो अलग अलग स्रोत हैं, उनसे तरंगें चल रही हैं, उनके बीच में अध्यारोपण हो रहा है। और विवर्तन में एक ही तरंगाग्र के अलग अलग बिंदुओं से जो तरंगें निकलती हैं उन तरंगों के अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप विवर्तन की घटना घटती है। ठीक है ना, तो ये पहला अंतर है। ठीक है ना, तरंगाग्र भी पढ़ चुके इस अध्याय में। दूसरा जो अंतर है वो है इसमें समस्त दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती है। व्यतिकरण की घटना में जो दीप्त फ्रिंज होती हैं उनकी तीव्रता एक समान होती है। विवर्तन की घटना में क्या होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिकतम होती है, बाकी जो द्वितीयक उच्चिष्ट होते हैं उनकी तीव्रता क्रमशः क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर फ्रिंज और उच्चिष्ट शब्द आए हैं। फ्रिंज क्या है, फ्रिंज जब व्यतिकरण की घटना घटती है तो पर्दे पर ऐसी पट्टियाँ दिखाई देती हैं, ऐसी ऐसी पट्टियाँ उस पर्दे पर दिखाई देती हैं जब व्यतिकरण की घटना घटती है। तो कोई पट्टी चौड़ी कोई पट्टी ज़्यादा चमकदार दिखाई देती है तो वो दीप्त फ्रिंज है, कोई कम चमकदार दिखाई देती है तो वो अदीप्त फ्रिंज है। तो जो व्यतिकरण की घटना है उसमें दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक जैसी होती है, लेकिन जो विवर्तन की घटना है उसमें उच्चिष्ट और उच्चिष्ट होते हैं। इसमें जो विवर्तन की घटना है इसमें फ्रिंज नहीं होती, इसमें उच्चिष्ट बनते हैं। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिकतम होती है, बाकी उच्चिष्टों की तीव्रताएं क्रमशः घटती जाती हैं। तो ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरे अंतर में इसमें बताया गया है कि व्यतिकरण में समस्त दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है और विवर्तन की घटना में केंद्रीय दीप्त उच्चिष्ट होता है जिसकी चौड़ाई द्वितीयक उच्चिष्टों की चौड़ाई से दुगुनी होती है। उसमें दीप्त फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई एक समान है, लेकिन विवर्तन की घटना में केंद्रीय दीप्त उच्चिष्ट की चौड़ाई अन्य द्वितीयक उच्चिष्टों की चौड़ाई के 2 गुने होती है। ठीक है ना, तो ये तीसरा अंतर है।
चौथा जो अंतर है वो है इसमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के बीच में विपर्यास अच्छा होता है। दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के बीच में विपर्यास, इंग्लिश में सुना होगा आप लोगों ने, कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं इसको। कॉन्ट्रास्ट अच्छा होता है इसमें। लेकिन जो विवर्तन है, विवर्तन की घटना में उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बीच में विपर्यास उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये चौथा अंतर है। पांचवा अंतर है इसमें दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों की संख्या अधिक होती है और इसमें बताया गया है कि इसमें उच्चिष्टों या निम्निष्टों की संख्या कम होती है। तो ये इस प्रकार से 5 अंतर विवर्तन और व्यतिकरण की घटना में बताए गए हैं। तो ये इनमें अंतर हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि व्यतिकरण की घटना में फ्रिंजें प्राप्त होती हैं और जो विवर्तन की घटना है उसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्राप्त होते हैं।